हमारी कहानी शुरू होती है फोर्टलीजा, ब्राजील, मार्च 2005 से, जहां हम एक व्हाइट वैन को देखते हैं जो रुआ 25 डेमारो स्ट्रीट पर एक छोटे से घर के सामने आकर रुकती है। वैन से दो आदमी उतरते हैं जिन्होंने गंदे कपड़े पहने हुए थे और उनके बूट्स पर मिट्टी लगी हुई थी। वो वैन का पिछला दरवाजा खोलते हैं और उससे इक्विपमेंट उतारना शुरू कर देते हैं। तभी एक पड़ोसी उनके पास आता है तो वे आदमी उसे बताते हैं कि वो एक नई लैंडस्केपिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं, ग्रामा सिंथेटिका नाम से, जिसमें आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉलेशन का काम होगा। इस पर पड़ोसी तसल्ली से सर हिला देता है क्योंकि ये घर काफी महीनों से खाली पड़ा था। उसे अच्छा लगता है कि अब कोई यहाँ काम कर रहा है, लेकिन जो बात पड़ोसी नहीं देख पाता वो ये थी कि ये लोग मिट्टी के बैग्स वैन से अंदर नहीं बल्कि घर से बाहर वैन में लोड कर रहे थे और ये कोई नॉर्मल काम नहीं थी। इन्हीं में से एक आदमी है लुइस फर्नांडो रिवेरो, 42 साल का, एक करियर क्रिमिनल। कभी वो बैंक्स के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट हुआ करता था। उसे पता था बैंक्स को कैसे सिक्योर किया जाता है क्योंकि कभी वो उनकी हिफाजत करता था। आज वो उन्हें लूटने वाला है। सितंबर 2004 साओ पोलो सिटी के एक बार में लुइस फर्नांडो 4 और आदमियों के साथ बैठा था, जहां सब मिलकर बियर पी रहे थे। उन सब की आवाज धीमी थी। बाहर से देखने पर लगता है कि जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों, लेकिन असल में यहां एक रॉबरी का प्लान बन रहा था। इस ग्रुप का हर आदमी अपनी जगह एक्सपर्ट था, जिसमें एक इंजीनियर है जो पहले सबवे कंस्ट्रक्शन में काम कर चुका है, उसे टनल्स, मिट्टी और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का पूरा ज्ञान है। दूसरा एक फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय है जिसे सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटी, वॉल्ट की लोकेशन और गार्ड्स के शेड्यूल्स पता है। तीसरा एक लॉकस्मिथ है, हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स का स्पेशलिस्ट। और चौथा एक मनी लॉन्डरर जो बिना किसी अलर्ट के कैश को मूव करना जानता था। लुइस अपना आइडिया रखता है। उसके मुताबिक ज्यादातर बैंक रॉबरीज इसलिए फेल होती हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। पुलिस की टीम शायद 5 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन अगर टाइम का प्रेशर ही हटा दिया जाए तो। इस पर इंजीनियर पूछता है कैसे, तो लुइस टेबल पर एक मैप खोलता है, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, फोर्टलेजा ब्रांच। वो पहले वॉल्ट की तरफ इशारा करता है और फिर 2 ब्लॉक्स दूर एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट की तरफ। इंजीनियर उसका डिस्टेंस नापता है। वो फोर्टलेजा की जियोलॉजी सोचता है कि रेत वाली मिट्टी, क्ले की लेयर्स। थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि ये पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल है और खतरनाक भी, लेकिन हाँ, पॉसिबल जरूर है। यहाँ उनका प्लान जमीन के अंदर से एक टनल बनाकर उससे बैंक में एंटर करने का था। लगभग 80 मीटर लंबी टनल जमीन से कम 3 मीटर नीचे खोदनी थी, जहां उन्हें 3 से 4 महीने तक हर रात काम करना था, जिसमें रोज तकरीबन 1 टन मिट्टी निकलेगी। लुइस हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि अलार्म्स नहीं बजेंगे क्योंकि ना कोई दरवाजा तोड़ा जाएगा, ना कोई वॉल, क्योंकि टनल सीधा सेंसर्स के नीचे से निकलेगी। लॉकस्मिथ्स वॉल्ट डोर के बारे में पूछता है कि 4 इंच मोटी रीइंफोर्स्ड स्टील की डोर जो टाइम लॉक से सिक्योर्ड है, उसका क्या करेंगे। इस पर लुइस मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें दरवाजा खोलना ही क्यों है। वॉल्ट का वीक पॉइंट डोर नहीं बल्कि उसका फ्लोर है जो कंक्रीट और रीबार से बना है। वो इसे नीचे से आसानी से ड्रिल कर देंगे। टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। सब रिस्क्स, मेहनत और उससे मिलने वाले पे ऑफ के बारे में सोचते हैं। आखिर में एक इंजीनियर बोलता है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन इस काम के लिए कम से कम 20 और लोग चाहिए। उन्हें एक सपोर्ट स्टाफ चाहिए जो खुदाई कर सके। आगे 2 हफ्तों के अंदर लुइस टीम तैयार कर लेता है और अब टीम में टोटल 25 लोग थे। हर एक का रोल फिक्स था और सबको इक्वल शेयर देने का वादा किया गया। लेकिन एक बात थी जिसका उनमें से किसी ने जिक्र नहीं किया, और वो ये थी कि 25 लोगों की टीम में सिर्फ एक छोटी सी गलती, जैसे एक आदमी का मुंह खुल जाना, एक जेलस गर्लफ्रेंड या कोई क्यूरियस पड़ोसी, इस पूरे प्लान को सिर्फ पल भर में बर्बाद कर सकता था। फरवरी 2005, फोर्टलेजा। लुई रुआ 25 मार्च स्ट्रीट पर एक घर रेंट पर लेता है। वो घर छोटा सा था, 2 बेडरूम्स, एक गराज, कुछ खास नहीं। लैंडलॉर्ड पूछता है कि घर किस काम के लिए चाहिए। लुई सीधे बोल देता है कि वो एक लैंडस्केपिंग बिजनेस शुरू कर रहा है, इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो ये सुनकर लैंडलॉर्ड 3 महीने का रेंट कैश में ले लेता है, बिना किसी शक और सवाल किए। अगले दिन से लुई और उसकी टीम सेटअप शुरू कर देते हैं। बाहर एक साइन लगता है, ग्रामा सिंथेटिका, प्रोफेशनल लैंडस्केपिंग सर्विसेज। एक व्हाइट वैन घर के बाहर पार्क होती है और गैराज के अंदर रेक्स, शवल्स और आर्टिफिशियल ग्रास के बैग्स रख दिए जाते हैं। पड़ोसियों को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि एक छोटा सा बिजनेस जिसका काम चल रहा है, लेकिन घर के अंदर का सीन कुछ अलग ही था। टीम बैक बेडरूम का सारा फर्नीचर हटा देती है, फ्लोर टाइल्स निकाली जाती हैं और फिर खुदाई शुरू होती है।
जहां पहली प्रॉब्लम तुरंत उनके सामने आ जाती है। जितनी मिट्टी सॉफ्ट उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं निकलती। मिट्टी के साथ पत्थर भी मिले हुए होते हैं, जिस वजह से काम धीरे और फिजिकली काफी पेनफुल होने लगा, जिसके चलते इंजीनियर प्लान को दोबारा एडजस्ट करता है और बेटर टूल्स, न्यूमैटिक ड्रिल्स, रीइंफोर्स्ड शवल्स और ज्यादा टाइम मांगता है। लुइस चेंजेस अप्रूव करता है और नए इक्विपमेंट ऑर्डर करता है। यहाँ जल्दी नहीं की जा सकती थी क्योंकि एक गलती और टनल गिर सकती है या इससे भी बुरा किसी को शक हो सकता था। पहले हफ्ते के एंड तक टीम लगभग 10 फीट नीचे पहुंच जाती है। एक वर्टिकल शाफ्ट बन जाता है जिसे वुडन बीम से रीइंफोर्स किया जाता है ताकि जमीन ढह न जाए। अब सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, जो था हॉरिजॉन्टल टनल। इंजीनियर एंगल और डायरेक्शन कैलकुलेट करता है और कंपास और मैप्स का यूज करके एग्जैक्ट रूट मार्क करता है कि लगभग 256 फीट नॉर्थ ईस्ट सीधा बैंक की तरफ। जिसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग शुरू होती है। 2 लोग एक साथ काम करते हैं, 4-4 घंटे की शिफ्ट्स में। जगह बहुत टाइट होती है जिसमें घुटन, गर्मी और अंधेरा सब था। जहां एक आदमी खोदता है, दूसरा मिट्टी बकेट्स में भरता है और ये बकेट्स शाफ्ट के थ्रू ऊपर घर तक भेजी जाती हैं, जहां दूसरी टीम उन्हें वैन में लोड करती है। हर रात व्हाइट वैन फोर्टेलेजा के अलग अलग हिस्सों में चक्कर लगाती है, जहां मिट्टी को कंस्ट्रक्शन साइट्स और खाली प्लॉट्स पे डंप किया जाता है, ऐसे जगह जहां किसी का ध्यान न जाए। ये काम बेहद थका देने वाला और खतरनाक था। टनल इतनी तंग थी कि एक आदमी मुश्किल से उसमें से गुजर पाता था। अंदर हवा बहुत कम थी और हर वक्त दीवारों के गिर जाने का डर लगा रहता था। इसलिए हर कुछ फीट पर वुडन सपोर्ट्स लगाए जाते थे, प्लैंक्स, बीम्स और फ्रेम्स, ताकि मिट्टी को रोका जा सके। जल्द ही वेंटिलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। खुदाई करने वालों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तब वो एक सिंपल सिस्टम बनाते हैं। घर से टनल तक पीवीसी पाइप्स बिछा दी जाती हैं और एक छोटा इलेक्ट्रिक फैन फ्रेश एयर अंदर पुश करता है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म नहीं होती। मार्च की एंड तक वो लगभग 100 फीट खोद चुके होते हैं। टनल का आधा रास्ता तय हो चुका होता है, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है टेंशन्स भी बढ़ने लगती हैं। टीम थकने के साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुकी थी। कुछ लोग काम के बंटवारे पर झगड़ते हैं और कुछ पेस को लेकर शिकायत करते हैं। ये सिचुएशन देखकर लुइस एक मीटिंग बुलाता है। वो सबको याद दिलाता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उन $70 मिलियन के लिए, जो 25 लोगों में अगर बांटे भी जाए तो हर एक को लगभग $2.8 मिलियन मिलेंगे। ऐसे पैसे जो जिंदगी बदल देते थे, ऐसे पैसे जिनके बाद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा। लुइस की ये बातें काम कर जाती हैं और टीम फिर से फोकस करती है और खुदाई दोबारा शुरू हो जाती है। अप्रैल 2005 तक टनल अब लगभग 200 फीट लंबी हो चुकी थी। वो लोग बैंक के काफी पास आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे एंड नजदीक आ रहा था, साथ में प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। 180 फीट पर उनकी टनल एक वाटर पाइप से टकरा गई। पाइप बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें से काफी पानी निकलने लगा। धीरे धीरे टनल में पानी भरने लगा और मिट्टी कीचड़ बन गई। ये सिचुएशन रिस्की हो चुकी थी। इंजीनियर ने तुरंत डिसीजन लिया और बोला कि वे पाइप के आसपास से खुदाई करेंगे और टनल का एंगल थोड़ा सा बदल देंगे। इससे डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी पाइप तोड़ देने से ये काफी सेफ था। ये एडजस्टमेंट काम कर गया और पाइप को बाईपास करके टनल आगे बढ़ने लगी। 220 फीट पर एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, जो थी इलेक्ट्रिकल केबल्स, अंडरग्राउंड पावर लाइंस, जो शहर के बड़े हिस्सा को बिजली सप्लाई करती थी। ये केबल्स उनके पूरे प्लान को एक ही पल में खत्म कर सकती थी। अगर गलत वायर कट हो जाती तो फोर्टेलेजा का आधा हिस्सा ब्लैकआउट में चला जाता और जब यूटिलिटी कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती तो उन्हें टनल मिल जाती और सब खत्म हो जाता। इंजीनियर ने केबल्स को ध्यान से चेक किया, उसकी एक्टिव लाइंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें छेड़ने से सबको मना किया। 2 केबल्स को केयरफुली रीड आउट करते टनल की वॉल्स के साथ सिक्योर कर दिया गया। सब चुपचाप काम करते रहे, इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लकीली ये तरीका काम कर गया। अप्रैल के एंड तक टनल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये लगभग 250 फीट लंबी थी और बैंक की फाउंडेशन से सिर्फ 6 फीट दूर थी। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था, और वो था बैंक का बेसमेंट। सेंट्रल बैंक एक हेवी कंक्रीट फाउंडेशन पर बना था, लगभग 4 फीट मोटा, स्टील रीबार से रीइंफोर्स्ड, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। सबको इस बार काम और भी केयरफुली और बिल्कुल क्वाइटली करना था। इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लाता है, डायमंड टिप्ड ड्रिल बिट्स, जो कंक्रीट को काट सकते थे। ये इक्विपमेंट महंगा था और आवाज भी ज्यादा करता था, लेकिन बिना इसके काम मुमकिन नहीं था। प्लान सिंपल था, सिर्फ वीकेंड नाइट्स पर ड्रिलिंग होगी, जब बैंक बंद होता है, और शहर का शोर उस आवाज को छुपा लेगा, जिसके बाद सभी सही मूवमेंट का इंतजार करते हैं।
फ्राइडे 5 अगस्त 2005 को रात के 11 बजे टीम उस घर में जमा होती है जो उनका टेम्पररी बेस बना हुआ था, जहां फाइनल प्रिपरेशंस चल रही थीं। उन्हें आज रात बैंक के अंदर एंटर करना था। लुइस सबको लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्हें केयरफुली और क्वाइटली काम करना है और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद 4 आदमी ड्रिल्स, लाइट्स और बकेट्स उठाकर टनल के अंदर घुस जाते हैं। वो लगभग 250 फीट के तंग अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए टनल के एंड तक पहुंचते हैं, वहां जहां मिट्टी कंक्रीट से मिलती है। इंजीनियर ड्रिल की पोजीशन सेट करता है और एग्जैक्ट स्पॉट मार्क करता है कि उन्हें यहीं से बैंक के बेसमेंट तक पहुंचना है, सीधा वॉल्ट के नीचे, और फिर ड्रिलिंग शुरू होती है। इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। अंडरग्राउंड होने के बावजूद कन्फाइंड स्पेस में ड्रिल की आवाज बिजली गिरने जैसी लग रही थी। शहर की ऊपर वाली नॉइज भी उसे पूरी तरह दबा नहीं पा रही थी और लगभग 30 मिनट ड्रिलिंग के बाद वो रुक जाते हैं। सब सांस रोककर सुनते हैं कि कोई अलार्म नहीं, कोई सायरन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर ड्रिलिंग दोबारा शुरू होती है। सुबह 2 बजे तक वो 18 इंच कंक्रीट काट चुके होते हैं, मतलब फाउंडेशन का आधा हिस्सा। 4 बजे तक फाइनली ब्रेक थ्रू हो जाता है। ड्रिल बिट अचानक ओपन स्पेस में निकल आती है। टनल के अंदर ठंडी अलग सी हवा भर जाती है। ये क्लियर साइन था कि वो बैंक के अंदर पहुंच चुके हैं। बाद में इंजीनियर चिजल और हैमर से होल को केयरफुली वाइड करता है। वो कंक्रीट तोड़ता है, इतना कि उसमें से एक आदमी निकल सके। सुबह 6 बजे तक वो ओपनिंग काफी बड़ी हो जाती है। फिर एक आदमी उस होल से क्रॉल करता हुआ बेसमेंट में ऊपर आता है, जिसके बाद वो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील के अंदर खड़ा था। वो फ्लैशलाइट ऑन करता है और अपने चारों तरफ देखता है। कंक्रीट वॉल्स, स्टोरेज बॉक्सेस, क्लीनिंग सप्लाईज और फिर सीधे ऊपर सीलिंग में एक मेटल ग्रेट जो ग्रेट वॉल्ट तक जाती थी। वो तुरंत टनल के थ्रू सबको सिग्नल देता है कि पोजीशन क्लियर है। उनके प्लान का ये वाला हिस्सा सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन वे अभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। सैटरडे की सुबह हो चुकी थी। बैंक कुछ ही घंटों में खुलने वाला था और सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह होंगे। उन्हें सैटरडे नाइट तक का इंतजार करना होगा, जब बैंक पूरे वीकेंड के लिए बंद हो जाएगा और उनके पास 48 घंटे का अनइंटरप्टेड एक्सेस होगा। टीम वापस टनल से निकलकर घर लौट आती है। लुइस सबको एक ही बात कहता है कि जाओ, रेस्ट करो, खाओ और खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो। आज रात हम वो वॉल्ट खाली करने वाले हैं। 6 अगस्त 2005 सैटरडे रात के 8 बजे सेंट्रल बैंक बंद हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे लॉक कर देते हैं, अलार्म सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वीकेंड शुरू हो जाता है। अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि उनके पैरों के बिल्कुल नीचे लगभग 250 फीट दूर 25 आदमी बैंक को लूटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। रात 10 बजे टीम टनल में एंटर करती है, लेकिन सब एक साथ नहीं, शिफ्ट्स में। 5-5 आदमी, कंधों पर बैग्स, हाथों में टूल्स, फ्लैशलाइट्स और पानी की बोतल्स लिए। पहली टीम बेसमेंट तक पहुंचती है। फाउंडेशन में बनाए गए होल से क्रॉल करके बैंक के अंदर आ जाती है। वहां से वॉल्ट एक्सेस लोकेट किया जाता है, जहां सीलिंग में एक मेटल ग्रेट होती है जो बोल्टेड थी, लेकिन अलार्म नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई नीचे से आ सकता है। बाद में बोल्ट्स खोले जाते हैं, ग्रेट धीरे से उठाई जाती है और एक आदमी ऊपर चढ़ जाता है। वो वॉल्ट रूम के अंदर होता है, जिसके चारों तरफ मेटल शेल्व्स लगी हुई थी और हर शेल्फ पर बॉक्सेस भरे पड़े थे, जहां ब्राजीलियन रियाल्स बंडल्स में बंधे हुए 100 और 50 रियाल्स के नोट्स। हर बॉक्स कैश से भरा हुआ था। इतना पैसा उनमें से किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी नीचे सिग्नल देता है। एक एक करके बाकी लोग भी ऊपर चढ़ते हैं और बिल्कुल शांति से काम शुरू होता है। शेल्फ से बॉक्सेस उतारे जाते हैं, कैश डफल बैग्स में भरा जाता है। हर बैग में लगभग 5 लाख रियाल्स। हर बैग का वजन करीब 25 पाउंड होता है। जैसे ही एक बैग भरता है, उसे ग्रेट के थ्रू नीचे बेसमेंट में पास कर दिया जाता है, वहां से टनल के रास्ते बाहर। फिर दूसरा बैग, फिर तीसरा। पूरा ऑपरेशन एक ह्यूमन चेन की तरह काम करता है। एक आदमी वॉल्ट में, एक बेसमेंट में और फिर टनल के अंदर। बैग्स एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बिना रुके एक हाथ से दूसरे हाथ तक पास होते जा रहे थे। आधी रात तक 50 बैग्स निकाले जा चुके थे, मतलब करीब $10 मिलियन। 2 बजे तक नंबर 100 बैग्स पर पहुंच गया, यानी $20 मिलियन। ये काम थका देने वाला था। बैग्स भारी थे, टनल तंग थी, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 महीने की खुदाई, 3 महीने का रिस्क और अब उसका पे ऑफ उन्हें मिल रहा था। और आगे 4 बजे सुबह तक 200 बैग्स निकाल लिए गए थे, लगभग $40 मिलियन। लेकिन उसी वक्त कुछ गलत हो जाता है। टनल के अंदर एक आदमी अचानक पैनिक करने लगता है। उसे लगता है जैसे दीवारें बंद हो रही हों। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ से बैग छूट जाता है और वो घुटनों के बल पीछे एग्जिट की तरफ क्रॉल करने लगता है। उसके पीछे वाला आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने की हालत में नहीं होता। वो पूरी तरह घबरा चुका था। वो भागते हुए एक सपोर्ट बीम से टकरा जाता है, जिससे बीम हिल जाती है और ऊपर से मिट्टी गिरने लगती है। एक पल के लिए सब कुछ
कुछ रुक जाता है। सबको ऐसा लगता है कि क्या टनल गिरने वाली है। घर के एंट्रेंस के पास काम कर रहा इंजीनियर जोर से चिल्लाकर सबको रुकने के लिए कहता है कि दीवारों को मत छूना, पैनिक मत करो। जिसके बाद धीरे धीरे पूरी सावधानी के साथ वो बीम को स्टेबलाइज करते हैं, उसे रीसेट करते हैं और कुछ सेकंड्स बाद टनल फिर से स्टेबल हो जाती है। पैनिक करने वाला आदमी किसी तरह घर तक पहुंच जाता है। वो पूरी तरह टूट चुका होता है, दोबारा टनल में जाने के लिए तैयार नहीं होता। लुइस उससे आर्ग्यू नहीं करता क्योंकि एक आदमी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी 24 लोग बाकी थे, जिससे ऑपरेशन जारी रहता है। संडे सुबह 6 बजे तक टीम लगभग 300 बैग्स बाहर निकाल चुकी थी, लगभग $60 मिलियन कैश। वॉल्ट अब आधा खाली हो चुका था, लेकिन सूरज निकल रहा था। उन्हें अब संभलना जरूरी था क्योंकि पड़ोसी जाग सकते थे और व्हाइट वैन के चक्कर नोटिस कर सकते थे और जरा सा डाउट पूरे प्लान को बिगाड़ सकती थी। लुइस डिसीजन लेता है कि उन्हें डे लाइट में काम रोकना पड़ेगा और उनका प्लान रात को वापस आने का था। टीम टनल से बाहर निकल आती है और थकी हुई घर पहुंचती है, लेकिन सब एड्रेनलिन से भरे हुए थे। उनका घर पूरी तरह पैसे से भर चुका था। हर रूम में कैश के बैग्स पड़े थे, बेड्स पर, फ्लोर पर, क्लोजेट्स के अंदर, हर जगह करीब $60 मिलियन कैश निकल चुका था और काम अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। संडे 7 अगस्त 2005 रात के 8 बजे टीम दोबारा टनल में उतरती है, इस बार ज्यादा तेजी, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। अब उन्हें रूट पता था, उन्हें सिस्टम समझ आ चुका था। रात 10 बजे तक वो फिर से वॉल्ट के अंदर थे और बैग्स भरना शुरू हो चुका था। मिडनाइट तक और 50 बैग्स निकाल लिए गए, लगभग $10 मिलियन, और सुबह 2 बजे तक और 50 बैग्स। अब वो सिर्फ नोट्स ही नहीं बल्कि कॉइन्स और फॉरेन करेंसी तक सब कुछ उठा रहे थे। जो वॉल्ट कुछ घंटे पहले पैसे से भरा हुआ था अब लगभग खाली हो चुका था, सिर्फ कुछ बॉक्सेस बचे थे। सुबह 4 बजे तक आखिरी बैग्स भी बाहर निकाल लिए गए। टोटल 164.8 मिलियन रियाल्स यानी करीब $70 मिलियन। टीम खाली वॉल्ट के बीच खड़ी थी और अपने काम पर हैरान थी कि उन्होंने सच में ये कर दिखाया। एक आदमी मजाक में सजेस्ट करता है कि हम एक नोट छोड़ देते हैं कुछ फन के लिए, ये हमारी रॉबरी की निशानी होगी, लेकिन लुइस तुरंत ऐसा करने से मना कर देता है। उसका मानना था कि जितने कम एविडेंस होंगे उनके लिए उतना बेहतर होगा। वो लोग बेसमेंट से टनल में वापस उतरते हैं, लेकिन एंट्रेंस को सील नहीं करते। अभी फाइनल ट्रिप्स बाकी थीं। उन्हें इक्विपमेंट निकालना था और अपने ट्रेसेस मिटा गए थे। सुबह 6 बजे तक पूरी टीम घर लौट चुकी होती है। व्हाइट वैन अपनी लास्ट ट्रिप कंप्लीट कर लेती है। टनल अब बिल्कुल खाली हो जाता है और सारा इक्विपमेंट स्टोर कर दिया जाता है। लुइस अपनी 25 आदमियों की टीम को देखता है जो थके हुए और गंदे थे, लेकिन अब वे अमीर थे। वो उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है कि सब घर जाओ, साफ सुथरे हो जाओ और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। अचानक पैसे खर्च मत करना, किसी का ध्यान मत खींचना, पैसे बाद में बांटे जाएंगे जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा। टीम छोटे छोटे ग्रुप्स में निकल जाती है, अलग अलग रास्ते लेकर। रुआ 25 डिमार्सो स्ट्रीट वाला घर धीरे धीरे चुप हो जाता है, जहाँ के आसपास के लोगों को लगता है कि वहाँ कोई बिजनेस चल रहा है, लेकिन अंदर 164 मिलियन रियाल्स बैग्स में भरे हुए अलग अलग रूम्स में चुपचाप पड़े थे। और सिर्फ 256 फीट दूर सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील को अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन्हें लूट लिया गया है। मंडे 8 अगस्त 2005 सुबह 7:30 बजे सेंट्रल बैंक के दरवाजे खुलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू कर देते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। सुबह 9 बजे एक बैंक मैनेजर को वॉल्ट एक्सेस करना होता है रूटीन इन्वेंटरी चेक के लिए। वो वॉल्ट रूम के अंदर जाता है और अचानक रुक जाता है। वहाँ शेल्व्स पूरी तरह खाली होती हैं, बॉक्सेस, पैसे, सब कुछ गायब था। वो तुरंत भागकर सिक्योरिटी को अलर्ट करता है। कुछ ही मिनट्स में पूरे बैंक में केओस होता है। गार्ड्स वॉल्ट की तरफ दौड़ते हैं, मैनेजर्स इमरजेंसी कॉल्स करना शुरू कर देते हैं और पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। कोई टूटा हुआ दरवाजा नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा, फोर्स्ड एंट्री का कोई साइन नहीं। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ अजीब नोटिस करता है। वॉल्ट के फ्लोर में एक मेटल ग्रेट, जिसके बाद वो ग्रेट हटाई जाती है। वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे एक ओपनिंग दिखती है, लगभग 3 फीट चौड़ी, अंधेरे में गायब होती हुई एक टनल। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। फेडरल पुलिस, मिलिट्री पुलिस और बैंक सिक्योरिटी सब मौजूद होते हैं। टनल के अंदर ऑफिसर्स भेजे जाते हैं। वो लगभग 250 फीट तक तंग रास्ते से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। टनल का दूसरा सिरा एक घर के अंदर निकलता है, रुआ 25 डे मार्चो स्ट्रीट पर, जो घर बिल्कुल खाली होता है। अंदर सिर्फ कुछ गार्डनिंग टूल्स पड़े होते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास के सैंपल्स और एक पेंटेड साइन जिस पर एक लैंडस्केपिंग कंपनी का नाम लिखा था, कंपनी जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पुलिस घर को पूरी तरह से सर्च करती है,
उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। घर से पैसे और पूरी टीम गायब थी। फिर पड़ोसियों से पूछताछ होती है कि उन्होंने क्या कुछ अनयूजुअल देखा। पड़ोसी बताते हैं कि हाँ, वहाँ एक लैंडस्केपिंग कंपनी थी जिनकी व्हाइट वैन आती जाती रहती थी और रात के टाइम कुछ आदमी काम करते दिखते थे, लेकिन उनके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। उन्हें उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। बाद में एक पड़ोसी बताता है कि रोज घर से बहुत ज्यादा मिट्टी निकाली जा रही थी। एक वैन होती थी जो हमेशा भरी हुई जाती थी। तब पुलिस को समझ आता है कि क्या हुआ था। महीनों से एक टनल खोदी जा रही थी। हर रात मिट्टी निकाली जाती थी, सबकी नाक के नीचे। प्लान ब्रिलियंट था, कमाल का था और ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। लेकिन असली सवाल ये है कि $70 मिलियन की हाईएस्ट करने वाली 25 लोगों की टीम में किसी एक की गलती होने में आखिर कितनी देर लगती है। हाईएस्ट के लगभग 3 हफ्ते बाद फोर्टलेजा में एक आदमी कार डीलरशिप में जाता है। वो एक ब्रांड न्यू होंडा सिविक देख रहा होता है, ब्लैक लेदर इंटीरियर, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। सेल्समैन उससे पूछता है कि आप पेमेंट कैसे करोगे, तो वो आदमी एक मोटा सा एनवेलप निकालता है जिसमें 45,000 रियल्स कैश, मतलब लगभग $18,000 थे। सेल्समैन कैजुअली पूछ लेता है कि ये पैसे कहां से आए। आदमी मुस्कुराता है और बोलता है कि उसने लॉटरी जीती है। सेल्समैन हाँ में सिर हिलाता है और पेपर वर्क शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो आदमी लॉटरी विनर जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। वो नर्वस था, उसे पसीने आ रहे थे, बार बार शोरूम का दरवाजा चेक कर रहा था। पैसे सारे 100 रियल्स के नोट्स थे, बिल्कुल नए, क्रिस्प और सीक्वेंशियल। सेल्समैन ने काफी क्राइम शोज देखे थे, उसे पता था कि ये सीन किस तरह का होता है। उस आदमी के जाने के बाद सेल्समैन एक डिसीजन लेता है और वो फेडरल पुलिस को कॉल करता है। घंटों के अंदर पुलिस उस सस्पेक्ट की कार को ट्रैक कर रही होती है। बायर को क्वाइटली फॉलो किया जाता है, उसकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व की जाती हैं और वो सीधा पुलिस को 2 और क्रू मेंबर्स तक ले जाता है। पुलिस एक साथ 3 अलग अलग घरों पर रेड्स करती है और अंदर से उन्हें पैसा मिलता है, जहां 100 रियल्स नोटों की गड्डियां अभी भी सेंट्रल बैंक के ओरिजिनल रैपर्स में बंधी हुई थी। 3 आदमी अरेस्ट हो जाते हैं और उनकी इंटरोगेशन शुरू होती है। शुरू में कोई कुछ नहीं बोलता, सब लॉयर मांगते हैं और कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं। फिर पुलिस एक डील ऑफर करती है कि उनकी सजा कम कर दी जाएगी अगर वे बाकियों के नाम बता दें तो। कुछ देर तक सब चुप रहते हैं, लेकिन आखिरकार एक आदमी टूट जाता है। वो नाम बताता है, पूरा ऑपरेशन डिटेल में एक्सप्लेन करता है और एक नाम बार बार सामने आता है, लुइस फर्नांडो, जो इस पूरे प्लान का लीडर था। सितंबर तक आते आते 8 क्रू मेंबर्स अरेस्ट हो चुके होते हैं, लेकिन लुइस फर्नांडो अभी भी गायब था और ज्यादातर पैसा भी उसी के पास मौजूद था। लुइस को पता था पुलिस करीब आ रही है। वो न्यूज देख रहा था, सबकी अरेस्ट्स फॉलो कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसका टाइम खत्म होने वाला है। आखिरकार उसने डिसीजन ले लिया कि वो अपना हिस्सा लेकर ब्राजील छोड़ देगा और बिना किसी को बताए गायब हो जाएगा। अगस्त 2005 में लुइस ब्राजील पैराग्वे बॉर्डर क्रॉस करता है, साथ में लगभग $8 मिलियन कैश लगेज में छुपाकर व्हीकल्स के थ्रू मल्टीपल ट्रिप्स में। वो पैराग्वे की एक सिटी सिउडाड डेल एस्टे में जाकर सेटल हो जाता है, एक ऐसा बॉर्डर सिटी जो स्मगलिंग के लिए बदनाम है और जहां अक्सर ब्राजीलियन क्रिमिनल्स आकर छुप जाते हैं। कुछ महीने तक लुइस बिल्कुल चुपचाप रहता है, एक अपार्टमेंट रेंट करता है, लो प्रोफाइल मेंटेन करता है, लेकिन वो अकेला था, बोर्ड, आइसोलेटेड। और धीरे धीरे वो ब्राजील फोन करना शुरू करता है अपने पुराने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के पास। यहीं पर वो एक बड़ी गलती कर देता है। ब्राजीलियन पुलिस ऑलरेडी उन फोन लाइंस पर नजर रखे हुए थी। कॉल्स ट्रेस की जाती हैं, सिग्नल्स ट्रायंगुलेट किए जाते हैं, लोकेशन सामने आती है सिउडाड डेल एस्टे, जिसके बाद पैराग्वेयन पुलिस सर्वेलेंस शुरू कर देती है। नवंबर 2005 में लुइस को स्पॉट कर लिया जाता है एक कैफे जाते हुए। अगली सुबह अथॉरिटीज एक्शन लेती है और 4 महीने की आजादी के बाद लुइस को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे ब्राजील एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाता है। ट्रायल ज्यादा लंबा नहीं चलता, एविडेंस ओवरवेलमिंग था। आखिरकार लुइस फर्नांडो रिवेरो को 15 साल की फेडरल प्रिजन सेंटेंस सुना दी जाती है। लेकिन यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस हाइस्ट में लगभग $70 मिलियन चुराए गए थे, लेकिन पुलिस सिर्फ $8 मिलियन ही रिकवर कर पाई। बाकी पैसे गायब हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 13 क्रू मेंबर्स को अरेस्ट किया, लेकिन 12 लोग कभी पकड़े ही नहीं गए। न उनकी पहचान सामने आई, न उनका कोई पक्का सुराग मिला। माना जाता है कि ये 12 लोग आपस में लगभग $50 मिलियन बांट चुके थे। वो पैसा आज कहाँ है, कौन से शहर, कौन से अकाउंट्स या कौन से हाथों में है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और इसी के साथ ये हाइस्ट सिर्फ एक रॉबरी नहीं, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाती है।